हेलो दोस्तों, वेटर्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना स्टडी और इंटरप्रिटेशन रेगुलेशन का हमने किया, निगोशिएशन और रेगुलेशन के जो अंतर बताए इस वर्तमान स्थिति में, आज हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जजमेंट का विश्लेषण करेंगे, इसकी चीड़-फाड़ करेंगे। ये बताया तो मैंने पहले भी है, लेकिन उस समय इतना नॉलेज नहीं था रेगुलेशन का और निगोशिएशन का। अंतर भी पता नहीं था, आज पता है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, क्योंकि अभी हमारा जजमेंट के लिए कार्रवाई शुरू होनी है, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ हम डालें। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला है, इससे बड़ा आर्बिट्रेरी, मैलिशियस, मैलाफाइड, अनलॉफुल, अनरीजनेबल जजमेंट इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में नहीं हो सकता। तो पहले तो मैं उसका आधार बताऊंगा क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, और फिर जब आपको पता चलेगा कि आखिरकार हमारे साथ खेल क्या हुआ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। तो मेरे सामने सर्कुलर है और ये निकाला है के उन्नी कृष्ण साहब ने, जो डेप्टी चीफ थे आईबीए के, और लेटर निकाला इन्हें अक्टूबर 17, 2015 को। और लेटर गया इनका HR हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विच आर पार्टीज टू पेंशन सेटलमेंट 29/10/1993 का। और इनकी जो डबल बेंच का LP है, यानी ये अपील का मैटर है, 2012 में ये फाइल हुई थी और 2015 में इसका फैसला आया था। और फैसला अक्टूबर 17, 2015 को आया। लगभग ये वही समय है जब IBA और UFBO ने पेंशनर को बाहर निकाल दिया था, ये कहते हुए कि हमारा कोई इनसे कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। तो क्या उनको इस लेटर ने प्रेरित किया? मैं यही सोचता हूँ, इस लेटर ने प्रेरित किया। पहले तो ये बताते हैं कि इसमें 4-5 पार्टियां हैं, जिसमें MC सिंगला भी हैं, और इसमें द रिटायर्ड ओरिएंटल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन भी है, पंजाब एंड सिंध बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन भी है, और पंजाब एंड सिंध बैंक रिटायर्ड ऑफिसर की एसोसिएशन भी है। ये 4-5 है। इनने ये कहा कि भाई हमें जो 1995 का रेगुलेशन उस पर पेंशन नहीं मिल रही है। बहस हुई होंगी, सारी बातें हुई होंगी। उनमें जज साहब ने कई कारण बताए पेंशन अपडेशन को नकारने के लिए। उनके पैरा 24 में की कुछ लाइन में यहां ले रहा हूं, और ये इसका एक्सट्रैक्ट ऑफ जजमेंट इज रिपोर्ट, ये जो इसका सारा आंसर है नीचे बता रहे। कौन बता रहे? उन्नी कृष्ण साहब बता रहे, जब सबको भेजा। ये आधार है दोस्तों। जब पैरा 24 को आप पढ़ोगे, क्योंकि ये ऑथेंटिक लेटर है, IBA ने लिखा हुआ है, बैंकों को जजमेंट की जरूरत नहीं है, नकार नहीं सकते। बिना ऑथेंटिसिटी के मैं बात नहीं करता। 2015 में उन्नी कृष्ण साहब कहते हैं अपने सर्कुलर में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जजमेंट का 24 पैराग्राफ का सहारा लेते हुए क्या संदेश देते हैं बैंकों को। वो कहते हैं कि क्लॉज 12 जो सेटलमेंट का था, यानी 29/10/1993 का जो पेंशन सेटलमेंट हुआ था, उसका क्लॉज 12 अंडर फ्यूचर निगोशिएशन था 2015 में। यानी ये नोटिफाइड होता है 29/9/1995 को, और इसका फैसला आता है अक्टूबर 17, 2015 को। 20 साल के बाद जज साहब कहते हैं कि 29/10/1993 का सेटलमेंट का क्लॉज 12 अंडर फ्यूचर निगोशिएशन में था। तो सर, क्या भारत सरकार ने BPR 1995 में ये बिना देखे ही नोटिफाइड कर दिया था और सारे पेंशन ले रहे हैं? ये कैसे हो गया?
तो पहले तो पढ़ के बताता हूँ कहा क्या है। कहते हैं perusal of clause 12 of the settlement makes it abundantly clear that it only provides for future negotiation। क्लॉज 12 स्पष्ट रूप से बताता है कि इसमें फ्यूचर नेगोशिएशन होना है। अब जब तक इस बात को नहीं लिखते तो अपडेटिंग को नहीं नकार पाते। लिखना पड़ा, क्यों नकारना था, जानबूझ करके। मैंने कहा आर्बिट्रेरी, मेलाफाइड, मेलिशियस। और किस किस चीज के बारे में बता रहे हैं ये? फ्यूचर नेगोशिएशन, एप्लीकेबिलिटी, क्वालिफाइंग सर्विस, अमाउंट्स ऑफ पेंशन, पेमेंट ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, अपडेटिंग एंड अदर जनरल कंडीशंस। ये सब अंडर फ्यूचर नेगोशिएशन में थी, ये फाइनल नहीं हुई थी। सर 1995 का जो आपका BPR है वो नोटिफाइड हो चुका है, और 1970 के एक्ट के अंतर्गत यदि आप नोटिफाइड करते हो तो स्वाभाविक सी बात है, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द रेगुलेशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द स्टैट्यूटरी बॉडी बैंक्स आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड कंसल्टेशन विद द RBI एंड इट हैज बीन लेड बिफोर द पार्लियामेंट आफ्टर दैट बीन नोटिफाइड। इतनी प्रोसेस होने के बाद ये हुआ है नोटिफाइड। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में डबल बेंच का फैसला ये कैसे कह सकता है कि क्लॉज 12 अंडर नेगोशिएशन था? ये ऐसा काला धब्बा है इंडियन जुडिशरी पे, जो केवल और केवल 31 साल के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट ही धो सकता है। मतलब इस जजमेंट की एक लाइन ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट के जुडिशरी को तो फटाया, पूरी जुडिशरी को फंसाया, भारत सरकार को भी फंसा दिया। इसका मतलब भारत सरकार ने नहीं देखा, बैंकों ने नहीं देखा कि एक जो मैटर अंडर नेगोशिएशन है उसका इन्होंने नोटिफाइड कर दिया और लागू भी कर दिया। इससे ज्यादा इमेच्योरिटी, अनरीजनेबलनेस, मॉर्बिडिटी हो नहीं सकती कहीं भी। और सब कमाल की बात देखिए कि 35.1 अमेंडेड इन 2003 2015 में था, जिसका इंटरप्रिटेशन चंडीगढ़ की डबल बेंच इस प्रकार करती है अंडर फ्यूचर नेगोशिएशन, और उसी का इंटरप्रिटेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी कहते हैं कि योर आर्गूमेंट आर इरेशनल, इफ यू हैव नॉट पेड यू विल हैव टू पे एज पर रेगुलेशन। रेगुलेशन का तो इन्हें सत्यानाश कर दिया। रेगुलेशन को तो ऐसे समझा कोई कूड़ा करकटा फेंक दो इसको। इनके लिए नेगोशिएशन, दलाली इंपॉर्टेंट है, इस देश का कानून नहीं। इनको पता होना चाहिए कि रेगुलेशन एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है, और ये तभी बनता है जिसको पेरेंट एक्ट अनुमति देता है। 1970 के एक्ट ने इसको अनुमति दी और रेगुलेशन बना। ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इस सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को साइड में लगा दिया, इसका कंसिडर ही नहीं किया, और पूर्ण समर्थन मिला कहां? IB और UAB से। और हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक के चंडीगढ़ का मैटर साहब मिल गए होंगे वहां पे जाकर के, और सारी की सारी इमेज जुडिशरी की जो थी उनको धूल दूषित कर दिया। कोई आदमी है ऐसा लीगल प्रोफेशनल मुझे बता दे कि जो रेगुलेशन बना हुआ है सेटलमेंट 29/10/1993 के आधार पर, और उसका जो मेन क्लॉज है 12 वो अंडर नेगोशिएशन है, तो क्या रेगुलेशन नोटिफाइड हो सकता है क्या? मेरे वीडियो जाते हैं, बहुत लोग, बहुत सारे वकील भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। 8 लाख पेंशन नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। एक ने भी याद ये नहीं कहा दीपक सिंह गलत बता रहे हो। और मैं यही पूछ रहा हूं, हम यही पूछना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट चंडीगढ़ से भी, IBA से भी, अब UAB के दलालों से क्या पूछूंगा, बैंकों से भी और DFS से भी। सर ये बताइए, ये जो क्लॉज 12 है, यदि ये फ्यूचर नेगोशिएशन में था 2015 में, तो आपने 1995 में इसको नोटिफाइड कैसे कर दिया? और इन्होंने ये वाक्य लिख करके बैंकों को कटघरे में खड़ा कर दिया,
आरबीआई को कर दिया, भारत सरकार को कर दिया, अपने को खुद को कर लिया, डीएफएस को कर दिया, आईबीए को कर दिया और इन दलालों को यूएफबी को कर दिया। इसका मतलब ये जजमेंट खरीदा गया, ये जजमेंट देने के लिए। और सरेआम आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14 तो छोड़िए, उसका तो जान कितनी बारी अवहेलना होती है। सरेआम 21 का जो जीवन से संबंधित है, सरेआम अवहेलना की, और अब भी कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस चीज को जब मनन करोगे तो पता चलेगा आपको कि ये कितना खराब है। फ्यूचर निगोशिएशन था 29/10/1993 दस्तखत हुए थे, तो उसमें यह था कि 31/12/1993 तक 3 महीने का टाइम दिया था, यदि और कुछ फेर बदलना कर लेना। बाद में ये स्मॉल कमेटी के पास चला जाएगा, चला गया। उसके बाद 31/10/1993 के बाद स्मॉल कमेटी रूल रेगुलेशन बना दिए, तो ये तो वहीं खत्म हो गया था। लेकिन ये बात किसमें मुझे तो अचंभित कर रहा है कि ये डाल कैसे दिया एक जज साहब ने, और वो भी डबल बेंच के जज साहब ने, ये बात डाल कैसे दिया। यानी इन्होंने फोटो कॉपी की सिंगल जज की, और सिंगल जज के मिले थे, उनको तो सर्वनाम करना था, सेम पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस कर दिया। शायद ये चीजें सोशल मीडिया में आएंगी, हम सारे उस जजमेंट के जितने भी कारण थे दोबारा डालेंगे, क्योंकि हमारी 22 तारीख को सुनवाई होनी है, और इस चीज़ पे आप ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।